नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति ठाकरे है। मेरा क्लिनिक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सेंटर जो KPHB फोरम मॉल के पास है। मैं पिछले 20 साल से इनफर्टिलिटी, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी और गायनेक के पेशेंट्स देख रही हूँ। आज मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। इनफर्टिलिटी मतलब जब कपल शादी के बाद 1 साल से ज़्यादा रेगुलर इंटरकोर्स करने के बाद भी कंसीव ना हुए तो उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। आजकल देखा जाता है कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हर कोई बोलता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। इसका कारण यह है कि आजकल देखा है कि हमने लेट एज मैरिज मतलब लेट शादी करना, पहले जैसे 25 के अंदर लेडी की शादी हो जाती थी, 27 तक मेल की शादी हो जाती थी, तो इतने इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम नहीं होते थे। आजकल क्योंकि हमारी मैरिज एज बढ़ गई है, मतलब आजकल लड़कियों की शादी 30 के बाद हो रही है और लड़कों की भी उसी के बाद आस-पास हो रही है। तो ये एक कारण है क्योंकि हमारी एज बढ़ रही है, बट हमारी फर्टाइल एज मतलब रिप्रोडक्टिव एज जो है वो पहले के हिसाब से चल रही है। जैसे लेट एज मैरिज अगर 30 के अंदर है तो भी ठीक है, बट अगर 30 से ऊपर है तो आपका जैसा जैसा एज बढ़ेगा वैसे वैसे आप लेडी में एक पुअर एग क्वालिटी और इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। उसी तरह मेल फर्टिलिटी में भी देखेंगे कि जैसे मेल की मतलब जेंट्स का एज बढ़ता है उसी हिसाब से उनका सीमन एनालिसिस मतलब स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम आता है। तो ये कुछ कारण हैं कि आजकल इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम देखते हैं कि मेल फर्टिलिटी में इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं या पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं। जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में आता है और जब वो बताते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हो गया है और हम बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको नहीं हुआ है, तो हम पहले हिस्ट्री लेते हैं कि जैसे लेडी को रेगुलर पीरियड्स है क्या, और रेगुलर पीरियड्स है या इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेनफुल पीरियड्स है, ऐसा कुछ है तो उससे रिलेटेड देखते हैं। और इनिशियली हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस बताते हैं, जैसे कि मेल फर्टिलिटी में हम सीमन एनालिसिस बताते हैं और फीमेल फर्टिलिटी में लो AMH, प्रोलैक्टिन, थायराइड और पेल्विक स्कैनिंग। पेल्विक स्कैनिंग से हमें पता चलता है कि यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं, पॉलिप तो नहीं, या एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो प्रॉपर बंद रही है या नहीं। तो ये कुछ रहते हैं कि जिसके कारण हमें पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से कि कपल में प्रॉब्लम है, मतलब मेल फर्टिलिटी का इशू है, फीमेल फर्टिलिटी का इशू है, या मेल और फीमेल दोनों का प्रॉब्लम है। ये हमें उनके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पता चलता है। अगर मेल फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल इनफर्टिलिटी के भी प्रॉब्लम्स नॉर्मल आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इन्वेस्टिगेशंस में, तो हम HSG मतलब हिस्ट्रोसाल्फिंजियोग्राफी करने के लिए बोलते हैं। हिस्ट्रोसाल्फिंजियोग्राफी वो 8th से 10th डे के बीच में करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फॉलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉक तो नहीं। अगर इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट दोनों को भी नॉर्मल हो तो उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। और उसके लिए अभी जैसे देखा है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ कॉमन कॉजेस होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, स्ट्रेस हाई होना, मतलब आजकल वर्किंग स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा है, देन ड्रिंकिंग स्मोकिंग हैबिट रहती है। तो ऐसे 3-4 कॉजेस हैं जो दोनों में भी देखने के लिए मिलते हैं। मतलब ये लेडी में भी मिलते हैं और जेंट्स में भी मिलते हैं, तो ये कॉमन कॉजेस हो गए। उसी के साथ साथ मेल फर्टिलिटी के मेडिकल इशू में आता है ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, एस्थेनोजोस्पर्मिया मतलब मोर्टेलिटी रिलेटेड इशू, टेरेटोजोस्पर्मिया मतलब डैमेज स्पर्म, एंड अजोस्पर्मिया मतलब नील स्पर्म मतलब वो कहाँ पे दिखाई देते हैं, अगर कोई मेडिकली ऑब्स्ट्रक्शन है, अदरवाइज प्रोलैक्टिन लेवल हाई है तो उसमें अजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मेडिकल कॉजेस हो गए मेल फर्टिलिटी के लिए। अभी देखते हैं फीमेल फर्टिलिटी में, जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिसाइड करते हैं कि इनको प्रॉब्लम क्या है। किसी को फाइब्रॉइड भी हो सकता है, पॉलिप भी हो सकता है, जिसके कारण लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है, या PCOD है, जैसे कि अगर ट्रांसवाजाइनल स्कैनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी पता चलता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप ओवरीज में बन चुके हैं और उनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे। AMH मतलब अगर लेट मैरिज एज है तो उसमें AMH करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे आपका AMH कम होता है। तो ये हमारे हो गए कुछ मेडिकल रीजंस या कॉजेस जिसके कारण कंसीव होने के लिए प्रॉब्लम होता है मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का। उसके हिसाब से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि अभी मेल फर्टिलिटी में मेरे पास पेशेंट्स आए थे जो जिनका काउंट कम था, लाइक 19 मिलियन था, और उसके बाद उनका
75 मिलियन तक चला गया। बट ये कब हुआ? जब वो अर्ली एज में आए। मतलब अर्ली एज में मतलब अगर वो 30 के पहले आए तो उनमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं, 30 to 35 के बीच में आए तो भी उसमें चांसेस रहते हैं। बट अगर 35 बार पार हो जाए तो उनमें ओलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट करना या उनमें रिजल्ट्स दिखने का चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो डिपेंड करता है पेशेंट का एज क्या है, उसके ऊपर उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ हम योगा और मेडिटेशन बताते हैं। योगा से कुछ ऐसे पोजेस रहते हैं जिसके कारण जेनिटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई होता है और जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हेल्प होता है, और क्योंकि उससे स्टिमुलेशन होता है तो उसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होता है। उसी के साथ मेडिटेशन जो रहता है वो स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत उपयोगी रहता है, और उसी के कारण जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनफर्टिलिटी पेशेंट में स्ट्रेस के कारण, वो कंट्रोल होता है। तो योगा मेडिटेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइमली सोना, टाइमली उठना, वर्कआउट के लिए टाइम निकालना, और खाना मतलब डाइट, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड, ये मेल फर्टिलिटी के लिए बता रही हूँ। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, सैलेड, बनाना, ओनियन, गार्लिक, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हेल्प होता है। उसी तरह से एक टिप्स है कि जैसे अगर ठंडे पानी में आप बैठते हो डेली अगर 10-12 मिनट, 15 मिनट, तो उससे भी न्यू स्पर्म फॉर्मेशन मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और मैचुरेशन के लिए और इंस्टेंट मोर्टेलिटी बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होती है। तो कुछ आयुर्वेदिक में उसके साथ कुछ मेडिसिन्स है, जैसे अश्वगंधा, सफ़ेद मूंगफली, कौच, ऐसे कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब न्यू स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हेल्प होती है। एंटीऑक्सीडेंट लेवल भी बढ़ता है, इसके कारण न्यू स्पर्म फॉर्मेशन और मैचुरेशन के लिए बहुत हेल्प होती है। अगर आप 4 महीने के बाद फिर से स्पर्म काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना सीमन एनालिसिस में चेंजेस आए हैं। उसी तरह फीमेल इनफर्टिलिटी का मैं टॉपिक वाइज आपको एक एक बताऊंगी। जो डायग्नोसिस होता है लाइक पीसीओडी, एएमएच, एंडोमेट्रोसिस, थीन एंडोमेट्रियम और फॉलिकुलर रप्चर में जब प्रॉब्लम होता है उसके हिसाब से ही हम उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये होगी आज की जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।